प्यारे बच्चों, आज हम इकाई 8 में अंतिम अध्याय, अंतिम पार्ट में नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन का अध्ययन करेंगे। नाभिकीय विखंडन जैसा एक टर्म आ रही है, पिछले लेक्चर में भी हमने जो बंधन ऊर्जा ग्राफ बताया था उसमें भी बताया था। तो नाभिकीय विखंडन होता क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन, अंग्रेजी में कहते हैं इसे न्यूक्लियर फ्यूजन। हमारे पास एक बहुत बड़ा पत्थर है, उस पत्थर को हम तोड़ना चाहते हैं तो अपने आप तो टूटेगा नहीं, हथौड़ा या घन लेंगे, मारेंगे। अगर हमारी चोट, मतलब जो हमने ऊर्जा दी है उसे तोड़ने के लिए बल जो लगाया है वो सफिशिएंट है तो पत्थर टूट जाएगा। दो या दो से ज्यादा भाग, जितने भागों में टूटना चाहेगा टूट जाएगा, नहीं तो फिर तोड़ेंगे उसे। ये विखंडन हुआ, तोड़ना। जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो वो दो या दो से अधिक अपने से छोटे आकार के नाभिकों में टूट जाता है। इस घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। फिर सुनिए, जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो न्यूट्रॉन की जो बमबारी की जाती है वो उस भारी नाभिक को दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में तोड़ देती है और अपार ऊर्जा मिलती है हमें, अपार ऊर्जा। इस घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? विखंडन, तोड़ दिया। देखिए इधर मेरे पास 92U235 एक बड़ा नाभिक है। जैसा हमने बंधन ऊर्जा ग्राफ में आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, जितने भारी नाभिक होते हैं ये ज्यादा स्थायी नहीं होते। इस पर एक न्यूट्रॉन की बमबारी करी, न्यूट्रॉन की। इस न्यूट्रॉन की बमबारी करने से क्या हुआ? ये 56Ba141 बैरियम में टूटा, 36Kr92 क्रिप्टॉन में टूटा, 3 न्यूट्रॉन मिले और अपार ऊर्जा मिली। कितनी ऊर्जा थी प्रति विखंडन? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रॉक्सीमेट। इसे समीकरण रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा? 92U235 प्लस न्यूट्रॉन क्या हो गया? ये 56Ba141, 36Kr92, 3 न्यूट्रॉन मिले और ऊर्जा मिली। अब ये हुआ कैसे? ये टूट कैसे गया? हम तीव्रगामी न्यूट्रॉन, थर्मल न्यूट्रॉन, जो तापीय न्यूट्रॉन कहलाता है, उस न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं। यह न्यूट्रॉन क्या करता है? जब इसके पास कौन सी एनर्जी होती है? एक्साइटेशन एनर्जी। अब एनर्जी, तीव्रगामी न्यूट्रॉन है तो उसमें उसके पास अपनी कौन सी एनर्जी? एक्साइटेशन एनर्जी। ये पृष्ठ तनाव के कारण अपनी आकृति कैसे रखते हैं? गोलीय रखते हैं। कैसी आकृति रखते हैं? गोलीय रखते हैं। तो जब एक न्यूट्रॉन यूरेनियम नाभिक पे गिरता है तो एक टसल हो जाती है, एक कि जो पृष्ठ तनाव है वो अपनी आकृति को गोलीय रखना चाहता है। जो एक्साइटेशन एनर्जी, मतलब उत्तेजित ऊर्जा मिली है, वो क्या करती है? इसको डिस्ट्रॉय करना चाहती है। तो क्या होता है? इसका आकार बदलना होना शुरू हो जाता है। एक गोलीय से क्या होता है? डंबल हो जाता है। फिर डंबल से क्या हो जाता है? डबल डंबल हो जाता है और टूट जाता है 2 भागों में। तो ये आकृति, मतलब एक अपनी ऊर्जा है, उस ऊर्जा के कारण कौन सी आकृति कर रखी थी इसने? गोलाकार। लेकिन जब इसे उत्तेजित ऊर्जा मिली, किससे? न्यूट्रॉन से मिली, तो उत्तेजित ऊर्जा ने इसकी शेप को डिस्ट्रॉय किया। और जब शेप डिस्ट्रॉय हुई, पहले कैसी हुई? डंबल हुई, फिर डबल डंबल हुई। कैसे? ये गोलीय थी,
गोली से टूट के क्या हुई, डंबल होगी, फिर डबल डंबल होगी, फिर टूट के क्या होगी, दो नाभिकों में टूट गई। तो इस तरह से क्या होता है, नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है। न्यूट्रॉन तो हमारे एनवायरनमेंट में एनरिच है, बहुत सारे न्यूट्रॉन्स होते हैं, कोई कमी नहीं है न्यूट्रॉनों की। ये क्रिया एक बार शुरू हो जाती है तो लगातार चलती है। ठीक, अब इसमें कितनी प्रकार की क्रियाएं मिलती हैं हमें? इसमें हमें दो प्रकार की क्रियाएं मिलेंगी, एक अनियंत्रित क्रिया, एक अनियंत्रित और एक नियंत्रित। कैसे हम इसे समझेंगे, नियंत्रित और अनियंत्रित को? अनियंत्रित, ठीक, और दूसरी हम किसकी बात करेंगे, नियंत्रित की। अनियंत्रित श्रृंखला, श्रृंखला अभिक्रिया, नियंत्रित श्रृंखला की। कैसी नियंत्रित, कैसी है, श्रृंखला अभिक्रिया। मेरे को एक न्यूट्रॉन से कितने न्यूट्रॉन मिले, 3 न्यूट्रॉन मिले। इन 3 न्यूट्रॉन से कितने न्यूट्रॉन हो जाएंगे, 9 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। इन 9 न्यूट्रॉनों से कितने हो जाएंगे, 27 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। तो लगातार जो ये प्रक्रिया चल रही है, मुझे न्यूट्रॉन मिल रहे हैं और ये न्यूट्रॉन लगातार क्रिया को तेज करते जा रहे हैं, और एक स्थिति ऐसी आती है जितना भी पदार्थ होता है उसको क्या कर देते हैं, पूरे संपूर्ण पदार्थ का क्या हो जाता है, विखंडन हो जाता है। इसे अनियंत्रित क्रिया कहते हैं, जैसे परमाणु बम। आप सेकंड वर्ल्ड वॉर में ही भूले होंगे, नागासाकी हिरोशिमा। क्या होती है नागासाकी हिरोशिमा में? जापान पे बम डाले गए थे, 2 परमाणु बम, नागासाकी और हिरोशिमा जगह पे, वर्ल्ड वॉर 2 में। तो वहां जो बम गिरे थे वो, उसमें क्या था, एक ऐसी प्रक्रिया थी परमाणु बम में कि वो जब एक बार फटा तो वो जितने भी रेडिएशंस निकले, आज भी जो बच्चे पैदा होते हैं कोई ना कोई बॉडी पार्ट क्या होता है उनका डैमेज होता है। तो परमाणु बम है, और वो कौन सी क्रिया थी, अनियंत्रित। एक बार ये क्रिया शुरू होगी, कोई इस क्रिया को रोक नहीं सकता। मतलब हम नाभिकीय विखंडन को, ऊर्जा जो मुक्त हो रही है उसको कहां कर रहे हैं, मानव जाति के नाश में। परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, दुनिया फैलाने बम। तो ये सब क्या है, जो विज्ञान आपको आरामदायक जीवन दे रहा है किसी चीज के लिए, सुख चैन के लिए, तो उसे आप किस में जा रहे हैं, कुछ मन सोच वालों के लिए कि डिस्ट्रक्शन में जा रहे हैं, मानव जाति के विनाश के लिए। अब हम बात करते हैं इसका उदाहरण क्या है, परमाणु बम। ये परमाणु बम होता कैसा है, देखो मैं आपको पहले बताता हूं। ये हमारे उसमें एनवायरनमेंट में यूरेनियम है, और यूरेनियम में तो ये क्रिया चलनी चाहिए नहीं। एक क्रिटिकल साइज होता है, क्रांतिक साइज होता है। अगर उस क्रांतिक साइज से ज्यादा यूरेनियम होगा तो वो क्रिया फिर जब शुरू हो जाएगी तो पूरा यूरेनियम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इस बम को कैसे रखते हैं, देखो मान लें बम की आकृति है, ठीक है। तो ये एक पार्ट यूं रखा, एक इसके नीचे पार्ट यूं रखा, और यहां पे एक स्प्रिंग लगाते हैं, ठीक है। ये दोनों मिलके क्रांतिक साइज बना रहे हैं, दोनों मिलके। जब इस स्प्रिंग को तोड़ दिया जाएगा तो ये इसके साथ आ जाएगा, इसका साइज क्रांतिक साइज से बड़ा हो जाएगा, और क्रांतिक साइज से बड़ा होने के कारण क्या हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन एक बार शुरू हो गया तो बस काम हो गया। अब नियंत्रित श्रृंखला में क्या होता है, देखो मेरे पास एक न्यूट्रॉन है, इससे कितने न्यूट्रॉन बने, 3 न्यूट्रॉन। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, 3 न्यूट्रॉन में से 2 न्यूट्रॉन मैंने क्या किए, अवशोषित कर लिए। फिर मेरे पास क्या बचा, 1 न्यूट्रॉन। उससे कितने न्यूट्रॉन बने, 3 न्यूट्रॉन बने। फिर मैंने उसमें से क्या किए, 2 न्यूट्रॉन क्या कर लिए, अवशोषित कर दिए, और इस क्रिया को चलने दिया। ये नियंत्रण में है, मैं जब चाहूंगा इसे बंद कर सकते हैं हम सब जब चाहे। तो इसका उदाहरण क्या है, नाभिकीय रिएक्टर।
नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर जिसे कहते हैं। बार्क आपने सुना होगा, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बॉम्बे में जितनी भी सप्लाई है ट्रॉम्बे इस जगह से होती है जहां पे बार्क सिचुएटेड है। तो वो बॉम्बे की जितनी सप्लाई है मुंबई की वो बार्क करता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करते हैं? मानव जाति के लिए सहायक है। क्यों? आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है वैसे वैसे ऊर्जा, मतलब वैद्युत ऊर्जा हमें ज्यादा चाहिए। उस ऊर्जा को पाने के लिए हम बहुत कम, मतलब आप ये लगा लिए, एक थर्मल प्लांट होते हैं पंजाब में है, बठिंडा के पास, तो वहां जो थर्मल प्लांट है वहां टनों कोयला जाता है। उस हजारों टनों कोयले की तुलना में 1 किलोग्राम यूरेनियम उतनी ऊर्जा उत्पन्न कर देगा जितना हजारों टन कोयला जलाने पर ऊर्जा उत्पन्न होने लग रही है। खेल तो ऊर्जा का है ना, पर वो इतना डिस्ट्रक्टिव नहीं है। लेकिन ये क्या है, यूरेनियम जो हम बना रहे हैं ये क्या है, डिस्ट्रक्टिव बहुत है। अब हम आपको नाभिकीय रिएक्टर के बारे में डिटेल में बताएंगे, ये वर्क कैसे करता है। इसने मानव जाति को ऊर्जा के रूप में बदल दिया है, नाभिकीय रिएक्टर ने। किसने? नाभिकीय रिएक्टर। ये होता क्या है, कैसे बनते हैं? देखिए, हमारे पास सबसे पहले जो आता है ईंधन आता है। ईंधन हमारे पास क्या है? 92U235 या 94Pu239। ये ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहलाते हैं, प्लूटोनियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम। अब यूरेनियम जो यूज करते हैं वो नाभिकीय रिएक्टर है, और जिसमें प्लूटोनियम यूज करते हैं वो कौन सा है? ब्रीडर रिएक्टर। तो हमारे पास ईंधन हो गया। हम एक डायग्राम भी बनाते हैं, एक सिंपल डायग्राम बना लेते हैं। इस सिंपल डायग्राम में क्या हमारे पास समझने के लिए, हमारे पास ये क्या है, आपकी ईंधन छड़ें हैं। कौन सी छड़ें हैं? ईंधन छड़ें। यहां से आपका, यहां पे कैडमियम की छड़ें हम अंदर कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ये कैडमियम की छड़ें हैं, इसके बीच में सोडियम है आपका, और इसको आपने एक कंक्रीट वॉल से ढंग रखा है, मोटी कंक्रीट वॉल से। ये किस में जाती है? जिगजैग मैनर में एक ऐसे बर्तन में जाती है जिसमें पानी भरा होता है, और ये ठंडी होके वापस यहीं पे आ जाती है। यहां पे पानी भरा, ये पानी किससे, यहां पे क्या होती है? टरबाइन होती है आपकी। ये पूरी कंक्रीट शील्डिंग है आपकी, कंक्रीट शील्डिंग बनी हुई, पूरी कंक्रीट शील्डिंग में काम हो रहा है। क्यों हो रहा है कंक्रीट शील्डिंग में काम? ये क्यों, जिससे क्या हो, आपका सेफ रहे। ये ईंधन छड़े हैं, यहां कूलेंट है, शीतलक, ये टरबाइन है आपकी, और यहां पे ये क्या है? मंदक छड़े, मंदक छड़े। आपने क्रिया कराई इस पे, ईंधन, तो ईंधन जब क्रिया हुई तो अपार ऊर्जा उत्पन्न हुई। ये यहां पे सोडियम था, सोडियम वेपराइज हो गया, वाष्पित हो गया। जब सोडियम पानी में से गुजरेगा जिगजैग मैनर में, तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है, वो ऊष्मा को अवशोषित करेगा। जब वो ऊष्मा को अवशोषित करेगा तो स्टीम बनेगी। क्या बनेगी? भाप। भाप सबसे शक्तिशाली होती है। ये भाप बड़ी बड़ी टरबाइनों को क्या कर देती है? घुमा देती है, और घुमाने पे क्या होगी? आपकी बिजली उत्पन्न होगी। अब ये मंदक छड़े क्या किसकी होती है? ये मंदक छड़े किसकी बनी होती है? ये मंदक छड़े किसकी होती है? आपकी ये मंदक छड़े आपको ग्रेफाइट की, या आप मंदक किससे कर सकते हैं? भारी जल से। भारी जल न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए, क्योंकि हर एक न्यूट्रॉन नहीं, जो ज्यादा तीव्रगामी न्यूट्रॉन होगा वो नाभिकीय विखंडन क्रिया में भाग नहीं लेगा। कौन सा? एक थर्मल न्यूट्रॉन कहते हैं, जिसके एक सफिशिएंट टू शायद 0.25
इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है, आई एम नॉट श्योर। तो उतना थर्मल जो तापीय न्यूट्रॉन होता है वही क्रिया में भाग लेता है, तो न्यूट्रॉन को हमें स्लो करना पड़ता है, मंद करना पड़ता है। तो मंद करने के लिए हम क्या करते हैं, भारी जल या ग्रेफाइट की छड़ें लेते हैं मंद करने के लिए, मंदक। और शीतलक क्या करता है, ये ऊष्मा ले लेता है यहां पे और उसको भाप, पानी को भाप में बदल देता है, पानी ऊष्मा लेता है और वो टरबाइन को घुमा देता है। ठीक है। अब नियंत्रक छड़ें किसकी बनी होती है, नियंत्रक छड़ें बनी होती है कैडमियम या बोरॉन की। मंदक छड़ें भी है, मंदक अलग होता है। ये कौन सी होती है, नियंत्रक छड़ें, नियंत्रक छड़ें ये किसकी होती है, कैडमियम या बोरॉन की होती है। इन्हें, इन छड़ों को बाहर निकालते हैं, ये न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेते हैं। जब इन छड़ों को बाहर से निकालते हैं तो जहां ईंधन छड़े हैं तो ये क्या करती है, जितने न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और क्रिया को क्या कर देती है, स्लो कर देती है। परंतु जब हम इसे अंदर कर देंगे तो क्रिया बहुत तेजी से चलेगी। तो इसका मतलब हम बोरॉन या कैडमियम की छड़ों की सहायता से क्या कर सकते हैं, न्यूट्रॉनों जो नियंत्रित क्रिया है उसे मतलब न्यूट्रॉनों का पर नियंत्रण रख सकते हैं। जब चाहे हम क्रिया को क्या कर सकते हैं, इसको बंद भी कर सकते हैं। हम सारे न्यूट्रॉनों को क्या कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे। बेटा जो इसमें शीतलक होता है, जिसे मंदक कहते हैं, जो न्यूट्रॉनों को मंद करता है, भारी जल, उसका फार्मूला क्या होता है, भारी जल का फार्मूला होता है D2O। सामान्य जल के 6000 भागों में एक भाग किसका होता है, भारी जल का होता है। सामान्य जल के 6000 भाग में एक भाग भारी जल का मिलता है। तो इसे अलग करना कितना डिफिकल्ट प्रोसीजर है और ये बहुत महंगा होता है। अब सब कुछ क्रिया चल रही है, अब रेडिएशन हो सकता है, जो किरणें निकल रही हैं जो बहुत एनर्जेटिक हैं और जो हार्मफुल हैं मान लें, तो वो उनको कैसे रोका जाए। तो उनको रोकने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर के चारों ओर बहुत मोटी कंक्रीट की दीवार बना देते हैं, दीवार की छत बना देते हैं, जिससे वायुमंडल में क्या हो सके, तो ये कि रेडिएशन, तीव्र विकिरण, जो विकिरण निकल रहे हैं वो ना जा सके। तो इस क्रिया में हमें अपार ऊर्जा मिलती है। और आप ध्यान देंगे, एक 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति विखंडन ऊर्जा उत्पन्न होती है। कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है प्रति विखंडन, लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्रति विखंडन हमारी क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो जितनी भी अब न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए जा रहे हैं, ब्रीडर रिएक्टर बनाए जा रहे हैं इंडिया में, आपको पता है इंडिया ने अभी न्यूक्लियर संधि भी करी थी, इसलिए करी थी क्योंकि हमारे पास ये जो इसका फ्यूल है वो बहुत कम है, बहुत कम जगह पे मिलता है। ऑस्ट्रेलिया या यूक्रेन वगैरह इन जगह में ज्यादा इसको फ्यूल को मिलता है, तो इसलिए हमने एक संधि भी करी थी, न्यूक्लियर संधि। अब हम बात करेंगे, हमने तोड़ दिया नाभिक को, अब हम एक क्रिया की बात करेंगे, उसे कहते हैं नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। जोड़ना, जब दो या दो से हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक की बनाते हैं तो ये क्रिया क्या कहलाती है, नाभिकीय संलयन कहलाती है। जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं जो स्थायी होता है, जिसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ज्यादा होती है, स्थायी होता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, 1s2 प्लस 1s2 क्या बन गया, 1s3। क्या मिला, एक प्रोटॉन, 1h1। और कितनी ऊर्जा मिली हमें, 4 प्लस 4.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो ट्राइटियम मिला 1s3, ये 1s2 से फिर जुड़ गया, फिर क्रिया हुई तो हमें क्या मिला, 2He4 हीलियम न्यूक्लियाई बना, न्यूट्रॉन मिला। और कितनी ऊर्जा मिली हमें, 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा।
तो ये क्रिया किस पे चल रही है? सूर्य पे। कैसे चल रही है? बहुत अधिक ताप 10 की पावर 6 केल्विन, बहुत उच्च दाब पर यह क्रिया होती है। इसलिए इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ताप नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? ताप नाभिकीय ऊर्जा भी कहते हैं। सन पे, सूर्य पे जो क्रिया चलने लग रही है वो नाभिकीय संलयन चल रही है, लगातार चलने लग रही है, पर जो चीज हम उत्पादित करते हैं वो हमें दोबारा मिल जाती है। वो ये क्रिया लगातार करोड़ों वर्षों से चल रही है और नेक्स्ट करोड़ों वर्षों तक चलती रहेगी। पर इस क्रिया के लिए हमारे पास क्या चाहिए? उच्च दाब, उच्च ताप। ताप कितना मिल रहा है? 10 की पावर 6 केल्विन ऑर्डर का। हमने परमाणु बम बना रखे, सब छाती ठोक के कहते हैं हमने परमाणु बम बना रखे, पर परमाणु बम अपने आप नहीं चलेगा। पहले हाइड्रोजन बम बना रखे। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे क्रिया पे आधारित है। पहले हमें परमाणु बम चलाना पड़ेगा। परमाणु बम चलाने से हमें वो ताप और दाब मिल जाएगा, तब हाइड्रोजन बम चलेगा। जब परमाणु बम ने 2 शहरों को बिल्कुल तबाह कर दिया था, और कब की घटना है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। और आज तक वहां पे जो भी बच्चे पैदा होने लग रहे हैं, जो भी जनरेशन है, उसका कोई ना कोई बॉडी का पार्ट क्या होता है? डैमेज होता है। तो हम परमाणु बम बनाने के बाद हाइड्रोजन बम भी बना चुके। तो हाइड्रोजन बम बिना परमाणु बम के नहीं चलता। पहले परमाणु बम को चलाते हैं। परमाणु बम से चलाने से हमें उच्च ताप और उच्च दाब मिलता है, तब हाइड्रोजन बम चलता है। और हाइड्रोजन बम एक बार चल जाता है फिर रुकता नहीं। परंतु यही क्रिया सन कैसे दे रहा है, सूर्य कैसे दे रहा है हमें? देखिए, लगातार ऊर्जा दे रहा है, बिना कॉस्ट के, बिना किसी उस चीज के। तो हमें वो काम करने चाहिए मानव जाति के लिए जो उत्थान के लिए हो, ना कि डिस्ट्रक्शन के लिए। बच्चों, आज मैंने इकाई 8 परमाणु तथा नाभिक के सभी अध्यायों को प्रस्तुत कर दिया आपको। मैं बहुत साधारण और सरल भाषा का प्रयोग करता हूं, इसलिए करता हूं कि जो एक एवरेज बच्चा भी हो वो भी उस वीडियो को समझ जाए। मेरी कोशिश लगातार यही है। अब मेरी इकाई 9 बची है बस। उसके बाद मैं लगातार आपको संख्यात्मक प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन उपलब्ध करवाता रहूंगा। यह प्रक्रिया बोर्ड तक लगातार चलती रहेगी, अविरल। कोशिश मेरी है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है। तो यह कोशिश मैं लगातार आपके लिए करता रहूंगा। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। अभी कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिकल्स भी आपको उपलब्ध करवा दूं, लाइव करते हुए, डेमोस्ट्रेट करते हुए। तो पहले मेरी जो टारगेट है वो सिलेबस पूरा करना है। सिलेबस पूरा हो जाएगा, इकाई 8 खत्म हो चुकी है, और अब मेरा पढ़ाना आपको समझ में आने लग रहा है, तो मेरे वीडियो को लाइक बनता है। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी नई वीडियो आएगी, क्या प्रैक्टिकल की हो, क्या सिलेबस से रिलेटेड हो, आपको तुरंत उपलब्ध हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।